नमस्कार। आज हम अध्याय 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास पर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम आनुवंशिकता, विकास, जीवाश्म, विकास के चरण और अभ्यास के प्रश्न, इन बातों पर चर्चा करेंगे। पहला है आनुवंशिकता, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। हम ये अध्याय 5 ही मॉडल के आधार पर अध्ययन करेंगे: एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलिबरेट और इवोल्यूट। सबसे पहले मेंडल का परिचय मैं दे दूं। ग्रेगोर जॉन मेंडल ने सर्वप्रथम आनुवंशिकता या वंशागति के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इन्हें आधुनिक आनुवंशिकी की नींव रखी। इनका जन्म 22 जुलाई 1822 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के हेंजेनट्राप गांव में हुआ था। तत्कालीन ऑस्ट्रिया के ब्रून नगर में ऑगस्टिनियन चर्च में ग्रेगोर की पदवी के साथ पादरी का कार्यभार संभाला, जिसके पश्चात ग्रेगोर नाम से ही पहचाने जाने लगे। वियना विश्वविद्यालय में गणित, भौतिक विज्ञान तथा प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन किया। मेंडल ने अपना संकरण प्रयोग 29,000 वाटिका मटर, जिसका बॉटनिकल नेम है पाइसम सैटाइवम, पर किया और इन्होंने अपने प्रयोगों के निष्कर्षों को 1866 ईस्वी में मेंडल के वंशागति के नियमों, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के रूप में प्रकाशित किया। आप इमेजेस देख रहे हैं। मेंडल का संकरण का प्रयोग, ये प्रश्न आता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया। इसके कुल 3 प्रमुख कारण हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। मेंडल ने पौधों के परीक्षण के लिए वाटिका मटर पाइसम सैटाइवम का चयन किया। चित्र में आप स्पष्ट देख रहे हैं पाइसम सैटाइवम का चित्र। पहला इसका कारण था, मटर के पौधे में नर और मादा जननांग एक ही पुष्प में होते हैं, अर्थात मटर के पौधे का जो पुष्प होता है वो द्विलिंगी होते हैं, जिसमें कि नर और मादा जननांग एक साथ होते हैं। दूसरा कारण था, मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है। इसका जीवन चक्र अल्पकालीन होता है, 1 वर्षीय, जो अपना जीवन चक्र 1 साल के भीतर ही पूर्ण कर ले। मटर के पौधों में मेंडल द्वारा चुने गए 7 विपरीत लक्षण प्राप्त होते हैं, जो निम्न हैं। पहला लक्षण, पौधे की लंबाई। मटर के पौधे लंबे होते हैं या फिर बौने होते हैं। चित्र में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दूसरा का है लक्षण, बीज का आकार, गोल बीज या झुर्रीदार बीज, चित्र में स्पष्ट है। तीसरा है फली का रंग। फली का रंग जो है हरा या पीला होता है। चौथा है पुष्प का रंग, लाल पुष्प लगते हैं या इसमें सफ़ेद पुष्प लगते हैं। इन चारों लक्षणों के चित्र भी आपके सामने स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। पांचवा है बीज पत्र का रंग, कॉटिलेडन, पीला या हरा। फली का आकार, इनके फली का आकार कुछ फूली हुई होती है या पिचकी हुई होती है। और अंतिम जो लक्षण है, 7वां लक्षण, पुष्प की स्थिति, ये अक्षीय या कक्षस्थ होती है। तो ये 7 विपरीत लक्षण हैं जो कि मटर के पौधे में पाए जाते हैं, और ये 3 गुण थे मुख्यतः महत्वपूर्ण, जिनके आधार पर मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया। मेंडल के प्रयोग से संबंधित तथ्यों के बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। पहला है शब्द कारक, जिसे अपन एलील या फैक्टर कहते हैं। यह है जीन्स के लिए कारक का प्रयोग मेंडल ने किया था, और चित्र में आप स्पष्ट देख रहे हैं। दूसरा शब्द है संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। निश्चित लक्षणों की संतान प्राप्ति हेतु आनुवंशिक रूप से भिन्न 2 जीवों के मध्य अपनाई जाने वाली कृत्रिम परपरागण की क्रियाविधि को हम संकरण कहते हैं। इसका आपके सामने इमेजेस आ गई हैं। अगला है
संकर या हाइब्रिड संकरण की क्रियाविधि द्वारा जो प्राप्त संतान है वो संकर कहलाती है। जैसे कि लंबा पौधा बौने पौधे के बीच में जब हमने संकरण कराया तो टीटी लंबा पौधा हमें प्राप्त हुआ। एक संकर संकरण मोनो हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन, एक जोड़ी विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखकर दो भिन्न पौधों के मध्य कराया गया संकरण एक संकर संकरण कहलाता है। चित्र में है जैसे कि लंबा पौधा के बीच और बौना पौधा के बीच में संकरण किया जाए तो ये एक संकर संकरण कहलाएगा। दो संकर संकरण दो जोड़ी विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखकर दो भिन्न पौधों के मध्य कराया गया संकरण, जिसमें कि लंबा पौधा जिसमें लाल पुष्प है उसका संकरण, बौना पौधा जिसमें सफ़ेद पुष्प है, दो लक्षणों को लेकर संकरण किया। ये दो संकर डाइहाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन की श्रेणी में आता है। इसके बाद है बहुसंकर संकरण पॉलीहाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन, दो से अधिक विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखकर दो भिन्न पौधों के मध्य कराया गया संकरण पॉलीहाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन या बहुसंकर संकरण कहलाता है। जैसे कि लंबा पौधा जिसमें लाल पुष्प है और गोल बीज है उसका संकरण, बौना पौधा जिसमें सफ़ेद पुष्प और झुर्रीदार बीज है, इनके मध्य किया जाए तो वो जो विधि है संकरण की वो कहलाएगी बहुसंकर संकरण। इसके बाद है अगला संबंधित तथ्य समयुग्मजी या शुद्ध होमोजाइगस और प्योर। जीव में प्रत्येक लक्षण के लिए दो जीन होते हैं जो समान होते हैं। जैसे यहाँ पर आप स्पष्ट देख रहे हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी। इस प्रकार से ये दोनों ही जो जीन हैं वो एक ही लक्षण के लिए उत्तरदायी हैं, इसलिए समयुग्मजी या शुद्ध कहलाएंगे। विषम युग्मजी या अशुद्ध हेट्रोजाइगस और इम्प्योर, जीवों में प्रत्येक लक्षण के लिए दो जीन होते हैं जो असमान होते हैं। जैसे कि एक कैपिटल टी एक अलग लक्षण के लिए और स्मॉल टी दूसरे लक्षण के लिए। फिनोटाइप, जीवधारी के प्रत्येक रूप से दिखने वाले लक्षण को फिनोटाइप कहते हैं। कि यहाँ पर पर्पल और सफ़ेद रंग जो दिखाई दे रहे हैं तीन पुष्प, वो उनके लक्षणों को प्रत्येक रूप से दिखाई देंगे, ये फिनोटाइप कहलाएंगे। जीनोटाइप, जीवधारी के आनुवांशिक संगठन जो है वो जीनोटाइप कहलाते हैं। जैसे होमोजाइगस कैपिटल पी, हेट्रोजाइगस कैपिटल पी स्मॉल पी और होमोजाइगस दोनों स्मॉल पी। अब हम चर्चा करेंगे मेंडल के आनुवांशिकता के नियमों की। पहला नियम है मेंडल का प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसका चेकर बोर्ड सामने आ गया है। दूसरा है पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उपरोक्त दोनों नियम एक प्रसंकर संकरण द्वारा समझाया जा सकता है। एक प्रसंकर संकरण जो मैंने स्पष्ट किया था कि कोई भी एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर संकरण किया जाए। और तीसरा नियम है स्वतंत्र अपयूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और ये जो तीसरा नियम है वो द्विप्रसंकर संकरण द्वारा होता है, अर्थात दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेके हम प्रसंकर करें। पहला नियम प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक संकर संकरण के प्रयोग में जब एक ही लक्षण के दो विरोधी गुणों वाले पौधों के बीच में संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी, जिसे हम F1 पीढ़ी कहते हैं, में वही गुण प्रदर्शित होता है जो प्रभावी होता है। इसी को हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। इस क्रिया में जो गुण या कारक प्रकट होता है या जो दूसरे गुण को प्रदर्शित नहीं होने देता उसे प्रभावी गुण या कारक डोमिनेंट फैक्टर कहते हैं, जबकि वह गुण जो प्रकट नहीं होता उसे अप्रभावी गुण या कारक रिसेसिव फैक्टर कहते हैं। यहाँ पर आपने देखा शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौना पौधा के बीच में जब हम संकर क्रॉस कराएं तो हमें जो उपलब्धि प्राप्त होती है वो अशुद्ध लंबा प्राप्त होते हैं पौधे। इसका मतलब ये हुआ कि शुद्ध लंबा जो पौधा है उसने बौने पौधे के लक्षणों को दबा दिया और सारे पौधे हमें लंबे प्राप्त हुए। उदाहरण के लिए हम आपको बता दें, मेंडल के नियम की पुष्टि हम करें जब मटर के पौधे के समयुग्मजी लंबे
मतलब कैपिटल टी पौधे तथा समयुग्मजी बोने स्मॉल टी पौधे के बीच संकरण कराया जाता है, तो संकरण के फलस्वरूप प्रथम पीढ़ी F1 में जो प्राप्त हुए वे सभी विषम युग्मजी लंबे मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी थे, जो प्रभाविता के नियम की पुष्टि करता है। तथा F1 पीढ़ी में लंबेपन का लक्षण प्रकट हुआ, जैसे प्रभावी गुण या लक्षण, तथा जो लक्षण प्रदर्शित नहीं हुआ अर्थात बोनेपन के लक्षण को हम अप्रभावी गुण या लक्षण कहेंगे। इससे स्पष्ट होता है कि प्रत्येक जीन में अनेक जोड़ी एलील्स होते हैं तथा उनमें एक प्रभावी एवं दूसरा अप्रभावी होता है। प्रभावी विशेषता समयुग्मजी कैपिटल टी और विषम युग्मजी कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों परिस्थितियों में प्रकट होती है, जबकि अप्रभावी विशेषता केवल समयुग्मजी स्मॉल टी अवस्था में ही प्रकट होती है। यहाँ सामने स्पष्ट है चित्र में। मेंडल के नियम के अपवाद। पहला अपवाद है अपूर्ण प्रभाविता इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और दूसरा है सहप्रभाविता को डोमिनेंस। उसका ये जो चित्र है यह आपके सामने स्पष्ट है, इसकी हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। पहला अपूर्ण प्रभाविता इनकम्प्लीट डोमिनेंस। संतति दो जनकों से मिलती जुलती नहीं होती तथा एक नया तीसरा लक्षण उत्पन्न होता है जो दोनों जनकों से मिलता जुलता तथा इनके बीच का होता है। जैसे कि उदाहरण है स्वान पुष्प, स्नैपड्रैगन और एंथेरियम। ये आपने देखा कि लाल पुष्प के पौधे का सफ़ेद पुष्प से संकरण कराया तो F1 पीढ़ी में हमें गुलाबी मिले, ना वो लाल था ना सफ़ेद था, और इनके मध्य का रंग था गुलाबी रंग के पुष्प F1 पीढ़ी में प्राप्त हुए। ये अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है। दूसरा है सहप्रभाविता को डोमिनेंस। जब संतति दोनों जनकों से मिलती जुलती होती है उसमें दोनों ही लक्षणों का मिला जुला लक्षण होता है, जैसे मनुष्य में रुधिर वर्ग AB की वंशानुगति। अब हम आएंगे मेंडल के दूसरे नियम पे, जिसे अपन कहते हैं पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसे विसंयोजन या युग्मकों की शुद्धता, प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहते हैं। इसमें युग्मकों का एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे से संदूषित नहीं होते, अर्थात युग्मक एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। युग्मक बनने के दौरान इनका पृथक्करण होता है, दोनों लक्षण अलग अलग होते हैं। युग्मक किसी विशेष लक्षण के लिए पूर्णतः शुद्ध होता है। विपरीत लक्षण या कारक युग्मकों के निर्माण के समय अलग अलग युग्मकों में हो जाते हैं। युग्मनज में यह गुण पुनः आ जाते हैं या कारक अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। यह नियम पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहलाता है। चेकरबोर्ड की सहायता से हम देखें, यहाँ पर जब अशुद्ध लंबा के बीच में हमें किया तो शुद्ध लंबा और दो पौधे अशुद्ध लंबे और एक पौधा बोना मिला, अर्थात हमें इसमें सभी लक्षण प्रकट हुए। फिनोटाइपिक जो रेशियो है, अनुपात है 3:1, मतलब 3 पौधे लंबे और एक पौधा बोना, और जीनोटाइप रेशियो जो मिला वो 1:2:1, एक शुद्ध पौधा, 2 अशुद्ध पौधे और एक शुद्ध बोना पौधा प्राप्त हुआ। ये पृथक्करण का नियम कहलाता है। तीसरा है स्वतंत्र अपयूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जब दो जोड़ी विरोधी लक्षणों वाले पौधे का संकरण कराया जाता है तब दोनों लक्षणों की आनुवंशिकता एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती है, अर्थात द्विप्रसंकरण की बात कर रहे हैं। दो जोड़ी विरोधी लक्षण के साथ पौधों का संकरण कराएं। वंशानुगति स्वतंत्र रूप से होती है, इसे द्विप्रसंकर संकरण द्वारा हम समझा सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ मैंने एक चेकरबोर्ड बनाया है और हमने गैमेट्स लिए हुए हैं। मेल गैमेट है कैपिटल T कैपिटल R, लाल लंबा पौधा और उसका जीन और लाल पुष्प का जीन, लंबा पौधे का जीन। अगला है स्मॉल r जो सफ़ेद पुष्प का जीन है। इसके बाद स्मॉल t जो है वो बोना पौधा और कैपिटल R जो है वो लाल पुष्प। इसी प्रकार स्मॉल t बोना पौधा और सफ़ेद जो स्मॉल r है वो सफ़ेद पुष्प। इसी प्रकार यहाँ पर फीमेल गैमेट भी है, TR कैपिटल T कैपिटल R, कैपिटल T स्मॉल r,
स्मॉल टी कैपिटल आर और दोनों स्मॉल टी और स्मॉल आर। अब यहाँ पर हम चेकर बोर्ड की सहायता से अध्ययन करेंगे। हमें यहाँ पर 4 कंडीशंस आपको मिलेंगी। या तो ये हो सकता है कि लंबा पौधा और उसमें लाल पुष्प लगे। इसकी 4 जीनोटाइप्स होंगी। जो 4 जीनोटाइप्स है यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। डबल टी कैपिटल, डबल आर कैपिटल, ये एक पौधा हमें मिलेगा। यहाँ पर ये देखिए TTRR। दूसरा जीनोटाइप होगा, पौधा होगा लंबा ही। क्यों? क्योंकि यदि एक भी कैपिटल होगा जीन तो वो आपका लंबा पौधा प्रभावी लक्षण दिखाएगा। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि दोनों कैपिटल टी, एक कैपिटल आर पुष्प लाल का और एक सफ़ेद पुष्प का स्मॉल आर, TTRR, इसके 2 पुष्प आपको मिलेंगे। यहाँ पर आपने देखा चेकर बोर्ड में डबल TRR, डबल TRR। तीसरी कंडीशन होगी कि अशुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध लाल पुष्प का जीनोटाइप होगा टी कैपिटल, टी स्मॉल, कैपिटल आर, कैपिटल आर। ये इसके भी हमें 2 पौधे मिलेंगे जो आपने देखा यहाँ पर TTRR, TTRR। और 4 पौधे हमें मिलेंगे अशुद्ध लंबा पौधा और अशुद्ध लाल पुष्प वाले पौधे। ये आपके सामने इस प्रकार से इनकी पूरी संख्या अपन देखें तो 9 पौधे मिलेंगे। और ये 9 पौधों की जो फिनोटाइपिक स्ट्रक्चर है वो होगा लंबा पौधा जिसमें कि लाल पुष्प आपको दिखा देंगे। दूसरी कंडीशन होगी लंबा पौधे के साथ सफ़ेद पुष्प। ये होगा शुद्ध लंबा और शुद्ध सफ़ेद। इसका जीनोटाइप होगा कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल आर, स्मॉल आर, एक पौधा। ये आपके सामने देखा चेकर बोर्ड, ये यहाँ पर। इसके बाद दूसरी कंडीशन है अशुद्ध लंबा, शुद्ध सफ़ेद, कैपिटल टी, स्मॉल टी और दोनों ही स्मॉल आर सफ़ेद पुष्प के लिए ये हमें 2 पौधे मिलेंगे। ये आपने देखे, एक ये वाला पौधा और एक ये वाला पौधा। तीसरी कंडीशन ये होगी कि बौना पौधा जिसमें लाल पुष्प लगे हों। और इसकी जो जीनोटाइप की अनुपात होगा कि शुद्ध बोना दोनों स्मॉल टी और शुद्ध लाल दोनों कैपिटल आर, एक पौधा हमें मिलेगा ये वाला स्मॉल टी और कैपिटल आर। और 2 पौधे हमें मिलेंगे शुद्ध बोना स्मॉल टी और अशुद्ध लाल कैपिटल आर, स्मॉल आर। ये 2 पौधे मिले। ये आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं ये चेकर बोर्ड में। और चौथी कंडीशन होगी बौना पौधा जिसमें कि सफ़ेद पुष्प हों और इसमें एक ही पौधा मिलेगा। क्योंकि जो बौना पौधा होगा उसमें दोनों ही कारक विषम अप्रभावी होंगे, दोनों ही स्मॉल टी और दोनों ही स्मॉल आर सफ़ेद पुष्प के होंगे। एक पौधा होगा यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है। और ये इस प्रकार से जो जीनोटाइपिक अनुपात है वो आपका होगा 1:2:2:4 और फिनोटाइपिक अनुपात इसका 9। और लंबा पौधा का दूसरा अनुपात है 3 में 1 जीनोटाइपिक और 2 जीनोटाइपिक, 1 और 2 और 3 पौधे फिनोटाइप, जीनोटाइप 1 और 2 फिर फिनोटाइप 3 और बौना पौधा का जीनोटाइप 1 और 1 पौधा। इस प्रकार से फिनोटाइपिक जो रेशियो है आपको मिलेगा 9:3:3:1। ये स्वतंत्र अपीयन है। इसमें आपने देखा है कि हमने लिया था लंबा पौधा लाल पुष्प और बौना पौधा सफ़ेद पुष्प के बीच में संकरण किया था। लेकिन अगले हमें जो F1 पीढ़ी में जो पौधे मिले लंबे पौधे के साथ सफ़ेद पुष्प और बौने पौधे के साथ लाल पुष्प, मतलब ये सभी स्वतंत्र रहे और किसी ने भी किसी भी जीन को किसी ने भी प्रभावित नहीं किया और अपने अपने लक्षणों प्रकट किए हैं। अब हम बात करेंगे मनुष्य में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन। लिंग निर्धारण एक जीव वैज्ञानिक प्रणाली है जो किसी जीव में लैंगिक विशेषताओं के विकास को निर्धारित करती है। जो जीव अपनी संतानें लैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न करते हैं उन सभी जीवों में 2 लिंग होते हैं। आनुवंशिकी एक मनुष्य के लिंग के निर्धारण में भाग लेती है जिसे निम्न प्रकार समझाया जा सकता है। एक नर में एक X गुणसूत्र होता है और एक Y गुणसूत्र होता है, अर्थात आधे नर युग्मक या शुक्राणु में X गुणसूत्र तथा दूसरे आधे में Y गुणसूत्र होता है।
एक मादा में 2 X गुणसूत्र होते हैं, अतः सभी मादा युग्मकों या अंडाणुओं में केवल X गुणसूत्र होंगे। एक बच्चे का लिंग निषेचन में क्या घटित हुआ पर निर्भर होता है। यदि एक शुक्राणु जिसमें X गुणसूत्र है, एक अंडाणु जिसमें X गुणसूत्र होता है के साथ निषेचित हो तो उत्पन्न बच्चा एक लड़की होगी। इसी प्रकार यदि एक शुक्राणु जिसमें Y गुणसूत्र होता है और एक अंडाणु जिसमें X गुणसूत्र होता है के साथ निषेचित होता है तो उत्पन्न बच्चा एक लड़का XY होगा। हम इस प्रकार शुक्राणु बच्चे के लिंग का निर्माण या निर्धारण करते हैं। अब हम इसको चेकर बोर्ड की सहायता से समझाएं। आपने देखा होगा पेरेंट है, ये गैमेट्स है, ये फीमेल गैमेट्स, ये मादा है, ये नर है। फीमेल को अपन ने क्रोमोसोम की संख्या XX और मेल में होता क्रोमोसोम XY। ये आपने देख लिया। जब युग्मक बनते हैं तो XX अंडाणु में पहुंच जाते हैं और XY शुक्राणु में पहुंच जाते हैं। हमने इनको संख्या दी 1 2 1 2। यदि 1X मादा का मेल के 1X से मिलता है, मतलब ये बन गया XX। पहली कंडीशन हो सकती है। ये दूसरी कंडीशन है मादा का एक मेल के 2 मतलब Y से मिले। अगला कंडीशन हो सकती है मादा के दूसरा X मेल के पहले X से मिले, या फिर मादा का दूसरा X मेल के दूसरे Y से मिले। तो ये कंडीशंस आपको मिली। 4 प्रकार की कंडीशन है, XX, XY, XX, XY। इस प्रकार से जायगोट हमें 4 प्रकार के मिल सकते हैं। ये गैमेट्स थे, ये जायगोट्स हैं। अब संभावना क्या है? यदि XX मिलेगा तो वो लड़की होगी, यदि XY होगा तो लड़का होगा। 50% गर्ल्स की संभावना होगी और 50% बॉयज़ या पुत्र की। इस प्रकार 50% पुत्री और 50% पुत्र पैदा हो सकता है। इस प्रकार से मनुष्य में जो है ये जो Y गुणसूत्र है वो लिंग का निर्धारण करता है। अब अभ्यास के प्रश्न। इस चेकर बोर्ड की सहायता से मेंडल ने कौन सा नियम प्रतिपादित किया? इसका जीनोटाइप अनुपात क्या होगा? दूसरा प्रश्न है इस चित्र में क्या प्रदर्शित हो रहा है? इसमें पुत्र व पुत्री का अनुपात क्या होगा? तीसरा प्रश्न है यदि इन चूहों की पूंछ को कई पीढ़ी तक काटते रहें तो क्या इन चूहों से बिना पूंछ विहीन वाली संतान प्राप्त होगी, या पूंछ काटने से जनन कोशिकाओं के जीन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और चौथा प्रश्न है आपके लिए मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्पते का संकरण बौने पौधे जिनके सफ़ेद पुष्पते से कराया गया, इनकी संतति के सभी पौधों में पुष्प बैंगनी रंग के थे, परंतु उनमें से आधे बौने थे। इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधे की आनुवांशिक रचना निम्न होगी। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, कैपिटल T, कैपिटल T, कैपिटल W, कैपिटल W। दूसरा ऑप्शन है कैपिटल T, दोनों स्मॉल w। तीसरा ऑप्शन है कैपिटल T, स्मॉल t और दोनों ही कैपिटल W। और चौथा ऑप्शन है कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल W, स्मॉल w। और 5वां प्रश्न है इस चेकर बोर्ड की सहायता से मेंडल ने कौन सा नियम प्रतिपादित किया? इसका फिनोटाइप अनुपात क्या होगा? ये चेकर बोर्ड आपके सामने है। इस प्रकार से 5 प्रश्न हैं, इनको आपको हल करना है, इसको ये करना है। धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना। ओके।